नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार के पास शहीद किसानों का आंकड़ा तक नहीं, कृषि कानून रद्द हों। जी हां दोस्तों, पिछले साल से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं होने के केंद्र के बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार किसानों का अपमान कर रही है और कहा कि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को संसद में बताया कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ साल 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान मृत किसानों के बारे में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि न तो उसने काले कृषि कानूनों पर किसानों की मंशा जानने की कोई कोशिश की और न ही उनके पास शहीद किसानों का कोई आंकड़ा है। अपने खरबपति मित्रों का चश्मा लगाकर आंखों का पानी मार चुकी यह सरकार बस किसानों का अपमान करना जानती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि काले कृषि कानून वापस होने चाहिए। हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों में से 200 किसानों का एक समूह विशेष अनुमति मिलने के बाद मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार को साल 2020 के बाद से कृषि कानून के विरोध के दौरान मारे गए किसानों की कुल संख्या के बारे में पता है, इस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले भी दोस्तों राज्यसभा में सरकार की ओर से कहा गया था कि भारत में एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना विश्व धरोहर में शामिल हुआ 1000 खंभों वाला रामपा टेम्पल, यूनेस्को ने दी मान्यता। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के पालमपेट में स्थित मशहूर रामपा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को बधाई दी और देशवासियों के निजी अनुभव के लिए वहां का दौरा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को की ओर से किए गए ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, शानदार, सभी को बहुत बहुत बधाई, खासकर तेलंगाना की जनता को। प्रतिष्ठित रामपा मंदिर महान काकतीय वंश की उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस भव्य मंदिर परिसर का जरूर दौरा करें और इसकी भव्यता को खुद अनुभव करें। वहीं दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यूनेस्को ने तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रामपा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा पद पर रहेंगे या हटेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस्तीफे के संकेत दिए थे। येदियुरप्पा के दिल्ली दौरे के बाद चर्चा थी कि नेतृत्व उन्हें इस्तीफे के लिए राजी कर चुका है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसी तरह के नेतृत्व संकट से इनकार किया और कहा कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अच्छे काम किए हैं। नड्डा ने अपने 2 दिवसीय गोवा दौरे के आखिरी दिन कहा कि कर्नाटक अच्छा कर रहा है। येदियुरप्पा अपने तरीके से चीजों का ध्यान रख रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या दक्षिणी राज्य में नेतृत्व का संकट है, तो नड्डा ने कहा कि आप ऐसा महसूस करते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता। नड्डा की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब उन्हें आज शाम भाजपा आलाकमान से पद पर बने रहने के संबंध में निर्देश दिया जाएगा तो वह उचित निर्णय लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश घूमने आए टूरिस्ट की गाड़ी पर गिरी चट्टानें, हादसे में 9 की मौत, 3 घायल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रविवार शाम लैंडस्लाइडिंग की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा बटसेरी के गुंसा के पास चट्टानें गिरने से हुआ, जिसने चितकुल के सांगला की ओर आ रहे पर्यटकों की एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रेवलर में सवार सभी यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से हिमाचल
घूमने आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। किन्नौर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में चट्टानों की चपेट में आने से बटसेरी पुल भी टूट गया। वहीं आसपास बने कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने उनके सेब के बाग में भी नुकसान होने का जिक्र किया है। पुलिस के अनुसार एक टेम्पो ट्रेवलर HR55 SE 9003 नंबर का चितकुल से सांगला की ओर जा रहा था। इस दौरान लैंडस्लाइड हो गई और बड़ी बड़ी चट्टानें गाड़ी पर आ गिरी। इस हादसे में ट्रेवलर के चालक समेत 11 लोग सवार थे, जिनमें से 9 की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा सड़क पर चल रहा एक शख्स भी हादसे में घायल हुआ, उसे भी गंभीर चोटें आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजधानी में कल से लागू होगा अनलॉक 8, अभी स्कूल रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली में अनलॉक 8 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कल से दिल्ली मेट्रो सेवा पूरी 100% क्षमता के साथ संचालित होगी। इसी तरह दिल्ली में DTC बसें भी अपनी पूरी क्षमता से चल पाएंगी। इस दौरान फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। राजधानी में अनलॉक 8 का ऐलान हो गया है। दिल्ली में आज से यानी कि सोमवार से अनलॉक 8 लागू हो गया। इसके तहत आम लोगों को कई तरह की छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में सिनेमा घरों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। शिक्षण संस्थानों में फिजिकल प्रेजेंस की इजाजत जारी रहेगी, लेकिन रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस अभी शुरू नहीं होंगी, यानी कि दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स फिलहाल बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने दिल्ली मेट्रो को 100% क्षमता से चलने की इजाजत दे दी। वहीं शादी समारोह में 50 लोगों की गिनती को बढ़ाकर भी अब 100 कर दिया गया है। दिल्ली के साप्ताहिक बाजार भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, यानी कि कहा जा सकता है कि आज से स्कूल, कॉलेजों को छोड़कर दिल्ली में सब कुछ लगभग पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बाढ़, भूस्खलन की घटनाओं के बाद 89 शव बरामद, 34 लोग अभी भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद 79 शव बरामद किए गए हैं और 34 लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने रविवार को यह जानकारी दी। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने राज्यों के रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा जिलों में चलाए जा रहे अपने अभियान पर ताजा आंकड़ों की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। आंकड़ों के अनुसार NDRF ने इन इलाकों से कुल 89 शव बरामद किए हैं, जिनमें से सबसे अधिक 47 शव रायगढ़ के महाड़ तहसील के सबसे अधिक प्रभावित तालिया गांव से बरामद किए गए। दोस्तों दोपहर 3:15 पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इन 3 जिलों में 34 लोग अभी भी लापता हैं। NDRF ने महाराष्ट्र के प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए 34 दलों को तैनात किया हुआ है। आंकड़ों के अनुसार NDRF दल रायगढ़ के तालिया, रत्नागिरी के पोरसे और पेड़े और सतारा के मीरगांव, अंबेघर और ढोकलवाले में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मायावती के बाद अखिलेश यादव भी ब्राह्मण कार्ड चलने को तैयार, अब सपा भी करेगी सम्मेलन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग की। सपा के 5 बड़े ब्राह्मण चेहरों के साथ अखिलेश की 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक मनोज पांडे, पूर्व विधायक संतोष पांडे, बलिया के पूर्व विधायक सनातन पांडे और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करेगी। सपा के ब्राह्मण सम्मेलनों में ये 5 नेता एक साथ जाएंगे और ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने का काम करेंगे। सपा के इन 5 ब्राह्मण नेताओं की टीम ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाएगी। सपा की इस बैठक में विधानसभा चुनाव में टिकट में ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और वेद अध्ययन केंद्र बनाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही सपा BHU के संस्कृति के विद्वान लोगों को साथ जोड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 सिम कार्ड की तरह बदल सकते हैं बिजली कनेक्शन, मोदी सरकार का नया प्लान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा अगले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। नए संशोधित कानून के मुताबिक उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह से वे मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कराते हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद बिजली कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। सरकार इस विधेयक को संसद
संसद के मानसून सत्र में लाना चाहती है। संसद के मानसून सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश होना है उनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। दोस्तों, जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। 12 जुलाई 2021 को जारी लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार नए संशोधित बिजली कानून के लागू होने से वितरण कारोबार के लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी। इसके अलावा इस कानून के तहत बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत करने और नवीनीकरण खरीद प्रतिबंध आरपीओ को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19,26,23,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 41,36,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि प्रमुख देश हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,12,93,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 4,19,000 के पार है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल के बचे हुए 31 मैचों का शेड्यूल जारी। फेज 2 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे सारे मुकाबले। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने आईपीएल फेज 2 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। 27 दिन के अंदर सभी 31 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से दुबई में 13, शारजाह में 10 और अबू धाबी में 8 मुकाबले होंगे। इस दौरान 7 डबल हेडर्स यानी कि एक दिन में 2 मुकाबले भी होंगे। समय की बात करें तो पहला मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से और डबल हेडर में दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में 8 अक्टूबर को होगा। वहीं दोस्तों फाइनल की बात की जाए तो आईपीएल का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से फोन पर बोले जो बाइडेन, अमेरिका करता रहेगा मदद। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अफगान समकक्ष अशरफ गनी से फोन पर बात की और उनको यह भरोसा दिया है कि अमेरिका उनके देश की कूटनीतिक और मानवीय आधार पर मदद करता रहेगा। यह आश्वासन ऐसे समय दिया गया है जब अफगानिस्तान में तालिबान अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। इससे अमेरिका समर्थित अफगान सरकार दबाव में आ गई। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार बाइडेन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि तालिबान का मौजूदा हमला बातचीत का समर्थन करने के उलट है। बाइडेन ने गनी से कहा कि अमेरिका स्थायी और राजनीतिक समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक तौर पर समर्थन करता रहेगा। समाचार एजेंसी प्रेस के अनुसार व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति सिर्फ राजनीतिक समाधान से ही हो सकती है। हम यहाँ की सरकार को मानवीय और सुरक्षा आधार पर सहायता मुहैया करवाते रहेंगे। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान शरणार्थियों के लिए $10 करोड़ यानी कि करीब 740 करोड़ रुपए की आपात सहायता की घोषणा भी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, मोबाइल इस्तेमाल करने में भारत तीसरे नंबर पर। रोज 4 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं भारतीय लोग। जी हां दोस्तों, आज के समय में मोबाइल लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। यहां तक कि कुछ काम तो ऐसे भी हैं जो मोबाइल के बिना नहीं हो सकते। अगर मोबाइल इस्तेमाल करने की बात करें तो दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत के लोग एवरेज हर रोज 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं। ZDNet न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल का
इस्तेमाल ब्राजील के लोग करते हैं। ब्राजील के लोग एवरेज डेली बेस पर 5 घंटे 4 मिनट मोबाइल चलाते हैं। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया का नाम आता है। यहाँ देश के नागरिक 5 घंटे 3 मिनट मोबाइल पर समय बिताते हैं। रिपोर्ट में भारत को 4 घंटे 9 मिनट मोबाइल इस्तेमाल के साथ तीसरे नंबर पर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार 7 अन्य देशों की रैंकिंग में साउथ कोरिया को चौथा नंबर मिलता है। साउथ कोरियन 4 घंटे 8 मिनट रोजाना मोबाइल पर बिताते हैं। इसके बाद में मैक्सिको का नंबर आता है, उसके बाद में तुर्की, जापान, कनाडा, अमेरिका और अंत में यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दूसरे मुकाबले में हारी भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया ने 7-1 से दी शिकस्त। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में रविवार को खेले गए अपने दूसरे मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया से 1-7 से हार गया। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मैच जीते और इस मैच में जीत के साथ ग्रुप में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश दोनों टीमें कर रही थी। भारत ने शनिवार को करीबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान जापान के खिलाफ 5-3 से जीत हासिल की थी। हालांकि इस मैच में शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत रही और उसने भारत पर 7-1 से जीत हासिल कर ली। भारतीय टीम इस मैच में बेजान नजर आई। ऑस्ट्रेलिया हर विभाग में उससे अव्वल साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेनियल बिल, जेमी हेवर्ड, फिन ओवली, जोशुआ बेल्स, ग्रेग गोवर्स और टिम ब्रॉन ने गोल किए। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 34वें मिनट में एकमात्र गोल किया। भारत पूल ए का अपना अगला मैच 27 जुलाई को स्पेन से खेलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने आखिरी बार खेलों के महासमर में पदक मास्को में 1980 में जीता था। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंची मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली मौजूदा टीम को टोक्यो में पदक के दावेदारों में गिना जा रहा है, लेकिन इस मैच से ऐसी उम्मीदें धूमिल नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओलंपिक 2021 मैरी कॉम ने जगाई पदक की आस। जीत से आगाज के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जी हां दोस्तों, भारत की स्टार मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार आगाज किया है। लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक फ्लाई वेट कैटेगरी में पहली बाधा आसानी से पार करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैरी कॉम की जीत से भारत के पदक की उम्मीदें बनी हुई है। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने कोकिज़ाकॉन एरिना में राउंड ऑफ 32 मुकाबले में डोमिनिकन गणराज्य की मिकलेनोवा गार्सिया को आसानी से 4-1 से शिकस्त दी। मैरी कॉम को मुक्केबाजी में भारत के लिए पदक का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। मैरी कॉम ओलंपिक मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज भी है। इससे पहले भारतीय स्टार मनिका बत्रा ने पहले 2 गेम में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके रविवार को यहां यूक्रेन की मार्गरेट पैसोत्स्का को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 4-3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल के तीसरे दौर में प्रवेश किया। 57 मिनट तक चले इस मैच में 20वीं रैंकिंग की यूक्रेनी खिलाड़ी को 4-11, 4-11, 17-4, 12-10, 8-11, 11-5, 11-7 से हराने में भारतीय खिलाड़ी सफल रही। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को मुक्केबाजी में पहला पदक कौन से खिलाड़ी ने दिलाया था? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं उस मुक्केबाज का नाम जिसने कि भारत को मुक्केबाजी में पहला पदक दिलाया था। तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।